नमस्कार प्रिय कृषि विद्यार्थियों, ठोली एजुकेशन हब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम सोर्स ऑफ इरिगेशन के थर्ड टाइप वेल एंड ट्यूबवेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वेल एंड ट्यूबवेल में सर्वाधिक जो सिंचाई है इनके द्वारा वो राजस्थान में की जाती है, और राजस्थान में देखा जाए तो जयपुर ज़िले में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल और वेल से की जाती है। अब जो वेल होता है, कुआं होता है, वो तीन टाइप का होता है: अस्थायी कुआं, स्थायी कुआं और पाताल तोड़ कुआं। अस्थायी कुआं होता है कि 15-20 फीट गहरा कुआं होता है और 1-2 वर्ष ही अपन इसको काम में ले सकते हैं। जो स्थायी कुआं होता है वो कच्चा और पक्का दो प्रकार का होता है। कच्चा होता है वो कठोर मिट्टी वाले कुएं होते हैं, और पक्का कुआं होता है वो गहरा होता है और इसकी चिनाई है वो पत्थरों या ईंटों के द्वारा की जाती है, और 25 फीट से ज़्यादा ये गहरा होता है। पाताल तोड़ कुएं, तो इन कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वो उत्तरांचल राज्य में की जाती है। अब ट्यूबवेल है वो लोहे की पाइपें डालकर, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में, लगभग 450 फीट गहराई में या 120 से 150 मीटर नीचे गहराई में खोदे जाते हैं। उनमें लोहे की पाइपें डाली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। और इनमें सबमर्सिबल मोटर डाल के उस सबमर्सिबल मोटर द्वारा पानी निकाला जाता है। और राजस्थान की कुल सिंचाई में इन वेल एंड ट्यूबवेल का योगदान देखें तो 64% है। आगे वाला सोर्स ऑफ इरिगेशन आता है बावड़ी। तो बावड़ी होती है, ये चौकोर होती है, पक्की होती है, इसको छोटा जलाशय भी कहते हैं और बंदियाँ भी कहा जाता है। ये 20 इंच से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। और शेखावाटी क्षेत्र है उसमें इसका प्रचलन ज़्यादा, यानी सीकर, झुंझुनू और चूरू में इसका प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें वर्षा पानी संग्रहित करने की परंपरागत विधि है। यह वर्षा पानी को संग्रहित करने की क्या है? परंपरागत विधि है। आगे बात आती है सिंचाई साधन, यानी इम्प्लीमेंट्स या टूल। यानी ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो सिंचाई के साधन थे वो लिफ्टिंग के, वो क्या थे? तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? पानी को जल स्रोतों से उठाया जाता है और आगे दिया जाता है, यानी लिफ्ट किया जाता है। इनमें पहला आता है चर्स, इसको मोट या पूर्व भी कहते हैं और सिंचाई का प्राचीनतम साधन है। और इससे 30 फीट गहरे पानी को अपन निकाल सकते हैं और लिफ्ट आगे कर सकते हैं। इसकी बात करें तो 1 घंटे में ये 6000 लीटर पानी है वो उठा देता है और लिफ्ट कर देता है। दूसरा बात करते हैं अपन रहट, यानी पर्शियन व्हील। इसको पर्शियन व्हील भी कहते हैं। ये सिंचाई का पुराना साधन है और 30 से 36 फीट गहरे पानी को उठा लेता है और लिफ्ट कर देता है, और 1 घंटे के अंदर 10,000 लीटर पानी है वो लिफ्ट कर देता है। तो तीसरा साधन आता है ट्रेडिशनल मेथड का, वो है बेड़ी या दोलन टोकरी भी कहते हैं इसे। ये पुराना साधन है और 3 फीट पानी है वो बाहर निकाल देता है 3 फीट गहरे खड्डे से, और 2 आदमी इसमें चाहिए होते हैं, और 1 घंटे के अंदर ये 36 को बाहर लिफ्ट कर देता है। अब बात आती है ढेंकली की। तो ढेंकली एक पुराना साधन है और 3 से 9 फीट गहरे पानी को लिफ्ट कर देता है, और 1 घंटे के अंदर 2000 से 3000 लीटर जो अपन पानी है वो ये लिफ्ट कर देता है। उसके बाद आती है पवन चक्की। पवन चक्की वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ हवा की दर है वो 16 मील प्रति घंटा के वेग से चले। बात आती है पंप सेट की। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो काम में लिया जाता है। इनकी बोर्डिंग को कैसिंग कहते हैं, और ये 2 टाइप के आते हैं, 3 टाइप के आते हैं: मोनोब्लॉक, डबल ब्लॉक और सबमर्सिबल। मोनोब्लॉक में क्या होता है कि पंखा और मोटर है वो एक साथ में ही लगे होते हैं, जबकि डबल ब्लॉक में पंखा और मोटर है वो अलग अलग होते हैं। और सबमर्सिबल मोटर होती है वो पानी के अंदर ही रखी जाती है और अधिक गहराई से यह पानी खींचने में सक्षम होता है। आगे आती है वाटर डिमांड, यानी किसी क्रॉप की वाटर डिमांड क्या चीज़ है? तो वाटर डिमांड जल मात्रा वह मात्रा है जो निश्चित परिस्थिति में निश्चित अवधि तक फसल की वृद्धि व उत्पादन के लिए जरूरी है। यानी कोई परिस्थिति आई जिसमें क्रॉप को वाटर चाहिए और एक निश्चित अवधि तक चाहिए ताकि उसकी उपज में वृद्धि हो सके और फसल की वृद्धि हो सके, तो उसको जल मांग कहते हैं। अब इसका आकलन है वो 2 टाइप से किया जाता है, एक तो डिमांड के आधार पर, एक सप्लाई के आधार पर। अब डिमांड क्या है? क्रॉप की क्या क्या डिमांड हो सकती है कि उसमें ट्रांसपायरेशन भी होगा,
एंड इसमें इवेपोराइजेशन भी होगा। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि पौधा का जो पत्तियां हैं ऊपर का भाग है उससे क्या होता है पानी भाप बन के उड़ता है। और वाष्पीकरण में जो धरती से भूमि से पानी वाष्प बन के उड़ता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो दो चीज़ें ये होगी डिमांड के आधार पर, यानी क्या क्या डिमांड है पौधे की, एक तो वाष्पोत्सर्जन है, एक वाष्पीकरण है, एक सिंचाई का जल जो देते हैं अपन उसमें हानि कितनी होती है, ये भी एक डिमांड है। और विशेष जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें 1% है वो पानी जाता है, और ऊपर वाली जो 3 क्रिया है उनमें 99% वाटर है पौधे का वो हानि में ही जाता है। तो डिमांड के आधार पर इसका आंकलन हो गया अभी क्या क्या डिमांड थी। अब अपन सप्लाई क्या क्या करते हैं उसके आधार पर जल मांग के क्या है कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखिए सप्लाई में अपन सिंचाई जल देते हैं, साथ में भूमिगत जल है जो वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसका भी क्या योगदान रहता है, और प्रभावी वर्षा है उसका भी योगदान रहता है। अब प्रभावी वर्षा किसे कहते हैं, प्रभावी वर्षा कहते हैं कि टोटल जो वर्षा हुई है उसमें से जो वर्षा का जल बह के गया है उसको अपन निकाल दें तो जो फसल को एक्चुअल मात्रा में प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी वर्षा। अब इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी सिंचाई मांग क्या है, सिंचाई मांग ये है कि जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है फसल की उसमें से जो उसकी प्रभावी मात्रा है वर्षा की और भूमिगत जल का योगदान है वो घटा दें तो अपन ये मान लेंगे कि अपने सिंचाई में कितना जल दिया है। आगे बात करें कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी जो वाटर डिमांड है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं फसल की प्रकृति, यानी फसल कम पानी चाहने वाली है या ज़्यादा पानी चाहने वाली है। जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, ज़्यादा पानी चाहने वाले हैं, बल्कि बाजरा, तिल, मोठ, मूंग ये क्या है कम पानी चाहने वाले फसल है। उसके बाद मृदा का रंग देखा जाता है, उसकी संरचना, उसका ताप देखा जाता है। जैसे क्ले सॉइल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो उसको पानी कम चाहिए, जबकि सैंडी सॉइल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है क्योंकि पोर स्पेस होते हैं वो बड़े होते हैं, उसमें वाटर इनफिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा होता है तो उसमें पानी क्या है ज़्यादा चाहिए। कोई मृदा ज़्यादा तपती है तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पानी भाप बन के ज़्यादा उड़ेगा। जलवायु, किसी क्षेत्र की शुष्क जलवायु है तो वहाँ पानी ज़्यादा चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए, वाटर डिमांड किसी फसल की ज़्यादा होगी। कोई क्षेत्र की जो ह्यूमिड यानी आर्द्र जलवायु है तो उसमें पानी कम चाहिए। फसल प्रबंधन यानी फसल प्रबंधन किस प्रकार का करते हैं, यानी क्रॉपिंग पैटर्न लेते हैं अपन तो उसमें क्रॉपिंग मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें किस प्रकार की फसलों का संजोग बैठाया जाए, किस प्रकार की फसलें बोई जाए ताकि कम पानी चाहने वाली हो। आगे वाटर ड्रेनेज यानी जल निकास, यानी जो मृदा में फसल को जो चाहा गया पानी है उससे अतिरिक्त पानी है उसको बाहर निकालना कृत्रिम विधियों द्वारा, तो वो क्या कहलाता है वाटर ड्रेनेज। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो सरफेस मेथड, एक होता है सब सरफेस। सरफेस मेथड वहाँ काम में लेते हैं जहाँ ढाल का 7% हो, ढलान क्या हो 7% हो। तो इसमें एक फ्लैट एरिया बनाते हैं जिसकी स्लोप 2% हो। दूसरा ब्रॉड बेड फ्रो बनाते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं एक बेड बनाते हैं जिसकी चौड़ाई क्या हो 120 से 150 सेंटीमीटर हो, उसमें कूड निकालते हैं, उन कूड की वाइड क्या होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, और उन कूड्स की फ्रो की जो स्लोप होनी चाहिए वो 0.5% होनी चाहिए। और ये कहाँ में लेते हैं, ये ग्राउंडनट की फसल में क्ले सॉइल होती है वहाँ ज़्यादा इसको यूज़ में लेते हैं गुजरात में। बात करते हैं सब सरफेस मेथड की, तो इसमें टाइल्स लगाते हैं, उनमें पाइप लगाते हैं, पाइप दबा देते हैं और पाइपों के छिद्र किया जाता है ताकि जो अतिरिक्त जो जल है वो इन पाइपों में आ जाए और ड्रेनेज हो जाए। दूसरी बात मोल हल चलाते हैं, इनमें मोल फ्लो चलाते हैं और ये इनका यूज है वो क्ले सॉइल में करते हैं ताकि वो उन जो मोल हल चलाया गया उस फ्लो में ये वाटर है वो आ जाए। तीसरी बात है वर्टिकल ड्रेन कैसे करते हैं, यानी जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें क्या करते हैं डिगिंग करते हैं। डिगिंग करने से क्या है ये कॉफ़ी वगैरह के जो गार्डन होते हैं उनमें किया जाता है, उनमें कचरा भर दिया जाता है और फिर उसमें जो वाटर है वो ड्रेनेज हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।